ये चैनल केवल मनोरंजन है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। सब्सक्राइब करें और देखें फायदे एक दिल दहला देने वाली। जो सब प्रीति के साथ अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, वही सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी। और यही सब सोचते सोचते जैसे तैसे उस रात तो उसकी आंख फिर से लगी है और वो सो गई। और फ़ोन की घंटी बजने की वजह से जब प्रीति की आंख खुली तो उसने देखा कि अब तो उजाला हो गया है। और सामने घड़ी पर उसने समय देखा तो सुबह 8:30 बज रहे थे। और फ़ोन संतोष के स्कूल से प्रिंसिपल ने किया हुआ था। संतोष ने फ़ोन जैसे ही रिसीव करा तो दूसरी तरफ से प्रिंसिपल की आवाज़ आई। प्रिंसिपल ने कहा, संतोष सर, तुम आज भी स्कूल नहीं आ रहे हो क्या? फिर संतोष ने प्रिंसिपल को यह कहकर मना कर दिया कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो 4 या 5 दिन तक स्कूल नहीं आ सकता है। फिर प्रिंसिपल ने भी संतोष को कहा, चलो कोई बात नहीं, आप आराम कर लो, दवाई वगैरह ले लेना और जब ठीक लगे तब आ जाना, कोई बात नहीं है। उसके बाद संतोष ने प्रीति और नेहा दोनों को उठाया और कहा, देख लो अब आज कितनी देर हो गई है। फिर प्रीति ने कहा, कल हम देर से घर लौटे और कल मेरी रात में कई बार आँख खुली, इस वजह से आज बहुत लेट हो गई। फिर संतोष ने कहा, चलो अब उठ जाओ। फिर संतोष ने अपनी बात जारी रखते हुए प्रीति से कहा, तुम जब तक उठो और फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर दुकान से चाय बनाने के लिए दूध वगैरह ले आता हूँ। और इसके बाद आज हमें और कहीं भी तो घर देखना है, और जब तक हमें दूसरा घर नहीं मिलता तब तक हम आज से अपना सामान वगैरह लेकर स्कूल के उस सरकारी रूम में ही शिफ्ट हो जाएंगे, इसलिए जल्दी उठ जाओ। इतना कहकर संतोष घर से बाहर रोड पर दुकान में चला गया दूध लेने के लिए। और जब संतोष वहां से वापस अपने घर की तरफ आ रहा था कि तभी उसने देखा एक साधु बाबा उनके गेट पर खड़े होकर लगातार उस बंगले के अंदर ही देख रहे थे। संतोष ने भी थोड़ी देर तक वहीं पर खड़े होकर उस बाबा को देखा तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो कुछ अजीब ही हरकतें कर रहे थे। उसके बाद संतोष बाबा के पास गया और उनसे कहा, हाँ बाबा, क्या हुआ, क्या देख रहे हो अंदर? फिर बाबा ने संतोष की तरफ देखा और कहा, जो मैं देख रहा हूँ वो तुझे भी पता है, फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हैं। बहुत खतरा है यहाँ पर, सबकी जान खतरे में है, बचाना होगा सबको। संतोष को उनकी बातें थोड़ी अजीब सी लग रही थी, इसलिए फिर संतोष ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो बाबा, किसको बचाना होगा और क्या चाहिए तुम्हें? मेरे पास अभी कुछ नहीं है, चलो हटो आगे से, अंदर जाने दो। लेकिन साधु बाबा ने फिर संतोष को कहा, जानकर भी इतना अनजान मत बनो, नहीं तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अगर तुम खुद को और अपने बीवी बच्चों को बचाना चाहते हो तो इस संकट से तुम्हें बाहर आना ही होगा, क्योंकि तुम सब एक बहुत बुरे चक्रव्यूह में फंसे हुए हो। तुम्हें इस बंगले से अपनी इच्छा में आए हो, लेकिन अपनी इच्छा से शायद जा नहीं पाओगे। संतोष पहले तो ऐसी बातों पर और ऐसे किसी बाबा पर कभी भरोसा नहीं होता था, पर यहाँ आने के बाद जो सब उसकी बीवी और बेटी के साथ हो रहा था वो सब अब संतोष को बाबा को मानने पर मजबूर कर रहे थे। उसके बाद संतोष ने तुरंत भागते हुए बाबा के पैर पकड़ लिए और कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दो, आपको कोई कैसे पता कि हम इस बुरे संकट में फंसे हुए हैं, और बाबा अब हम कैसे बचेंगे इस बुरे दौर से? फिर उन साधु बाबा ने बस एक ही बात कही, सबकी ज़िंदगी ऊपर वाले के हाथ में, उन पर भरोसा रखो, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा। चलो अभी देखते हैं। उसके बाद संतोष बाबा को अपने साथ उस बंगले के अंदर ले गया। संतोष और बाबा जैसे ही बंगले के अंदर जा रहे थे वैसे ऐसा लग रहा था जैसे बंगले के अंदर मानो किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी हो। ये सब आवाज़ सुनकर संतोष बहुत डर गया। उसके बाद संतोष घर के अंदर भागने लगा, आवाज़ लगाने लगा, प्रीति ने, हाँ प्रीति, ठीक हो तुम? लेकिन तभी बाबा ने संतोष को पीछे से तुरंत पकड़ लिया और कहा, कुछ नहीं हुआ है बेटे, तुम्हारी बीवी और बच्चे बिल्कुल ठीक है। ये आवाज़ उनकी नहीं है, ये आवाज़ तो उनकी है जिनका ये बंगला है, जिनका ये घर है। फिर संतोष ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं, मतलब किसका घर है, किसका बंगला है ये? फिर बाबा ने कहा, चलो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, तुम्हें भी पता चल जाएगा, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बाबा ने इतना कहा और उसके बाबा और संतोष घर के अंदर आ गए। बाबा के वहाँ पहुँचते ही चीखने और चिल्लाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा होने लगी। इससे
पहले ये आवाज़ें संतोष को नहीं सुनाई देती थी, बस प्रीति ही संतोष को बताती थी इन आवाज़ों के बारे में। लेकिन जब आज बाबा को लेकर संतोष घर के अंदर यहाँ पर आया, तब से उसे भी ये सब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। संतोष और बाबा के वहाँ पहुँचने के थोड़ी देर बाद वहाँ प्रीति और नेहा भी आ गए। उनके वहाँ आते ही संतोष ने प्रीति को बताया कि प्रीति, ये बाबा मुझे बाहर मिले थे और ये हमको इस घर में हो रही सभी समस्या से बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, और बाबा को सब पता है यहाँ जो हो रहा है। ये सुन के प्रीति रोने लगी और तो उसने तुरंत बाबा के पैर पकड़ लिए। फिर उसने कहा, बाबा आप हमें बचा लो, हमें हमारी बच्ची को, क्योंकि जब से हम इस बंगले में आई हूँ तब से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही है। ये कोई है जो कहता है कि ये बंगला हमारा है, यहाँ कोई नहीं रह सकता, यहाँ जो आता है वो फिर जिंदा वापस नहीं जाता। बाबा वो सब कहते हैं कि नेहा उनके दोस्त है, और अगर हम लोग उनको नेहा से अलग करेंगे तो वो हम सबको मार देंगे। फिर बाबा ने प्रीति और संतोष नेहा तीनों को देखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा। फिर बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये जो बंगला है ये उन्हीं लोगों का है। आज से 25 साल पहले संगीता और उसकी 2 बेटियां रश्मि और प्रिया यहाँ रहा करते थे। वो तीनों बहुत खुश रहते थे। रश्मि और प्रिया इस पूरे बंगले में ऊपर नीचे खेला करती थी, क्योंकि उनका ही घर था। कुछ साल पहले उनके पिताजी की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तब से संगीता ही अपने बच्चों को पढ़ाती और यहीं पर अपने बंगले में रहती थी। संगीता के पास कोई काम वगैरह नहीं था, इसलिए उसने नीचे पूरा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड फ्लोर का हिस्सा किराए पर दे रखा था। किराया भी अच्छा खासा मिल जाता था, जिससे संगीता का गुजारा हो जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, बाबा ने अपनी बात जारी रखते हुए संतोष और प्रीति को संगीता और उनकी दोनों बच्चियों की सारी बातें बता रहे थे कि उनकी ज़िंदगी इस घर को किराए पर देकर बहुत सही से चल रही थी। कि तभी उन्होंने बताया कि उनके साथ एक दिन ऐसा हुआ जिसको संगीता ने अपना बंगला किराए पर दिया हुआ था, वो किराया नहीं दे रहा था और उनसे कुछ कानूनी कार्यवाही करके वो बंगला अपने नाम करवा लिया था, और उसको और उसके बच्चों को इस बंगले से निकलने के लिए कहने लगा। लेकिन संगीता ने भी कहे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये हमारा घर है। लेकिन संजय प्रसाद ने उस बंगले पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया और उसने संगीता से कहा कि बस 3 दिन के अंदर तुम ये घर खाली करके चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन संगीता अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाती, क्योंकि वो हमेशा से इसी घर में थे, और जिसको उसने घर किराए पर दिया था आज वो बेईमानी करके उसे और उसके बच्चों को घर से निकाल रहा था। संजय प्रसाद को जब ये यकीन हो गया कि ऐसे तो संगीता यहाँ से नहीं जाएगी, इसका कुछ करना ही होगा, तभी उसने एक दिन रात में लगभग 11 या 11:30 बजे, तभी जब संगीता और उसके बच्चे सो रहे थे, वो सब तीसरे फ्लोर पर ही रहते थे, संजय ने एक प्लान बनाया कि आज ही इनका काम तमाम कर देते हैं। संजय प्रसाद अपने हाथों में एक तेज धार वाला औजार लिए हुए तीसरे फ्लोर के बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा होकर दरवाज़ा खटखटा रहा था। दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनकर संगीता ने अंदर से कहा, कौन? फिर बाहर से संजय ने कहा, 1 मिनट के लिए दरवाज़ा खोलना, थोड़ा काम है। इन सब मंसूबों से बेखबर संगीता ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वैसे ही संजय ने अपने हाथों में जो औजार लिया होता उसे लगातार संगीता की गर्दन पर चलाना शुरू कर दिया, जिससे फिर तुरंत संगीता की गर्दन कट गई। लेकिन गर्दन कटने से पहले, यानी मरने से पहले, संगीता ने कहा था कि तू जिस लालच की वजह से मुझे मार रहा है वो तेरा मंसूबा कभी नहीं पूरा हो पाएगा, क्योंकि ये बंगला हमारा ही है और यहाँ कोई नहीं रह सकता। तू मुझे मार देगा, लेकिन बाद में तू भी मारा जाएगा, ये मेरा श्राप है। ये आखिरी आवाज़ ही थी संगीता की, क्योंकि उसके बाद उसकी गर्दन कट चुकी थी और पूरे बेडरूम में खून ही खून हो गया था। उसके बाद उसके चीखने की वजह से उसके दोनों बच्चे भी जा चुके थे और उन्होंने देख लिया था कि मम्मी की हत्या कर दी गई है संजय ने। उसके बाद संजय ने रश्मि और प्रिया को भी उसी हथियार से उसी समय गर्दन धड़ से अलग कर दी। एक साथ 3 लोगों की हत्या करने के बाद उसने उन तीनों को आधी कटी लाश पास कई साल जंगल में डाल दी। उसके बाद उनकी लाशों को तो जंगली जानवर खा गए और कानूनी रूप से भी संजय ने इस घर को अपना कर ही लिया था, इसलिए पुलिस ने भी कोई ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करा। लेकिन ये भी है कि इस घटना के 1 हफ्ते बाद ही पहले संजय प्रसाद, फिर धीरे धीरे जो भी इसके परिवार के लोग यहाँ रहते थे, बीवी बच्चे, सबकी मौत हो गई। बेचारा संजय प्रसाद लालच के चक्कर में मारा गया और उसके बाद ये बंगला बंद रहता था। लेकिन संजय प्रसाद के भाई मनोज प्रसाद ने
इस बंगले को किराए पर देना शुरू कर दिया। लेकिन जिस भी व्यक्ति को उसने ये बंगला किराए पर दिया, उस व्यक्ति की 5 से 6 दिन के अंदर ही मौत हो गई। बाबा ये सारी बात बता ही रहे थे, लेकिन ये बताते बताते अचानक से बाबा की आवाज़ बदल लगी और डरावनी और खतरनाक और भयानक आवाज़ में बाबा बोलने लगे, और अब तुम सबकी बारी है, तुम भी मारे जाओगे, अब तुम भी मरोगे। बाबा ने इतना ही बोला था होगा कि प्रीति और संतोष ने बाबा के चेहरे की तरफ देखा तो दोनों के होश उड़ गए और दोनों की रगों में जलता खून फिर जम गया, और बस प्रीति के मुंह से एक चीख निकल कर ही रह गई, क्योंकि संतोष ने जिस बाबा को अपने साथ लेकर आया था, देखते देखते अब वो बाबा उसी कटे हुए सर वाली औरत में बदल गए। और फिर उसके बाद देखते देखते ड्राइंग रूम में डरावनी हंसी की बात गूंजने लगी। फिर हंसते हंसते अब बोल रही थी, बस आज तुम लोग मारे जाओगे, अब कोई नहीं बचेगा। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन अपनी मर्जी से जिंदा नहीं जा सकते, क्योंकि ये बंगला सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इस बंगले में अगर कोई और यहाँ रहने की कोशिश भी करेगा तो वो बस मारा जाएगा। इतना बोलने के बाद उसी कटे सर वाली औरत ने संतोष को हवा में उठा लिया। संतोष चीख रहा था, रहम की भीख मांग रहा था, ले छोड़ दो हमें। नेहा और प्रीति भी रो रहे थे, लेकिन उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। संतोष को उसने हवा में उठाया हुआ था और पूरे हॉल में उस कटे सर वाली औरत के हंसने की आवाजें गूंज रही थी, और वो कह रही थी, सबको मार देंगे हम, अब कोई नहीं बचेगा। उसके बाद हवा में उठाते हुए संतोष को वो सिर कटी औरत ऊपर ही ऊपर तीसरे फ्लोर के ऊपर छत पर लेकर चली गई। प्रीति और नेहा भी सीढ़ी से भागते हुए तीसरे फ्लोर की छत पर चले गए। संतोष चीख रहा था, छोड़ दो। तभी उस सर कटी औरत ने संतोष को उस तीसरी मंजिल की छत से नीचे सड़क पर ऊपर से ही छोड़ दिया, और उसके बाद संतोष की फिर वह आखिरी जोरदार चीख निकल गई। ये देखकर प्रीति और नेहा बहुत जोर जोर से रोने लगी, और उसके तुरंत वहाँ प्रीति नेहा को लेकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागने लगी, नीचे सड़क पर जाने के लिए। वो सीढ़ी से लगातार नीचे उतर ही रही थी कि उसने नेहा को गोद में उठाए हुए थी, लेकिन तभी किसी ने प्रीति को उसके पैरों से ही पकड़ के ऊपर हवा में उठा लिया, और तभी उसकी गोद से नेहा वहीं सीढ़ियों पर गिर गई। और उसके बाद वो सर कटी औरत प्रीति को उस बंगले के छत पर ले गई। फिर उसने प्रीति को भी उस बंगले से नीचे फेंक दिया, और उसके बाद प्रीति की जोरदार तड़पने और चीखने की आवाज़ पूरे बंगले में पहुंच गई। और प्रीति शायद काफ़ी देर तक तड़पते रही और चिल्लाती रही, लेकिन उधर प्रीति की तरफ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं था, इसलिए किसी की नज़र नहीं पड़ी, और प्रीति ने भी वहीं अपना दम तोड़ दिया। पर नेहा अभी भी वहीं पर थी और रो रही थी। कुछ देर बाद लोगों ने सड़क पर पीछे 2 डेड बॉडी पड़ी हुई देखी, तो उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया। उसके बाद पुलिस ने वहां जाकर जांच पड़ताल करी, और लोगों ने भी बताई दोनों यहाँ भी इस बंगले में नहीं आए थे। उसके बाद पुलिस ने मकान मालिक मनोज प्रसाद को बुलाकर फिर उन्होंने बंगले के अंदर देखा, तो वहाँ अंदर एक छोटी बच्ची यानी नेहा की लाश 20 सीढ़ियों पर पड़ी हुई थी। आश्चर्य की बात यह है कि नेहा का तो सर कटा हुआ था, यानी उस सर कटी औरत ने संतोष और प्रीति को उस बंगले से बाहर फेंक दिया और नेहा को अपने साथ ही रख लिया, क्योंकि नेहा उनकी फ्रेंड थी। उसके बाद संतोष और प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि इनकी मौत काफ़ी ऊपर से गिरने से हुई, और नेहा की मौत गला कटने की वजह से हुई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद लगभग 2 साल तक वो बंगला बंद था, और अब फिर से उस बंगले के मालिक ने अखबार में उस बंगले का एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दिया। ये बंगला बहुत बड़ा और बहुत आलीशान है, और देहरादून में सबसे कम किराए में है। क्या आप भी यहाँ पर रहना चाहोगे? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।